गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है प्रॉपर? जरा बताएंगे कोई, साउंड जा रहा है प्रॉपर? गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है? बताएंगे? चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, चूंकि ऑब्जेक्टिव सेशन है तो आज स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ाऊंगा तो ज्यादा होता है, तेजी से होता है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते टू ऑल। चलिए आज का जो सेशन है वो बायोलॉजी का लेंगे, साइंस का। और देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे लगभग बायोलॉजी के क्वेश्चन वहीं से रहते हैं, ठीक है। नोट्स पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, तो वो सब में आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। क्योंकि जो 6 to 8 वाले हैं सोशल साइंस, वहां 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जो जनरल साइंस वाले हैं तो वहां पे आपके 30 क्वेश्चन तक, 25 से 30 क्वेश्चन तक रह सकता है बायोलॉजी के। बायोलॉजी फिजिक्स 20-20 के मान के चलिए, 20-25 के अराउंड रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सारा हो जाएगा, एक एक करके होगा, ठीक है। चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं, वो है आपका फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोग आज जो प्रीवियस ईयर आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? आप लोग बताएंगे जरा, क्या स्क्रीन शेयर हो पा रहा है अच्छे से? क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है। चलिए ये पॉलिटी है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा, उसके बाद साइंस के होंगे। 3 मिलता है, चलिए पौधे के अधिक पानी से मिट्टी मिलता है, मौसम विभाग, ये आपके चलिए भौतिक विज्ञान है, इसी के नीचे लास्ट में आपका बायोलॉजी होगा। नहीं तो ऐसा करते हैं कि इसी से शुरू करते हैं, फिजिक्स से ही शुरू करते हैं। चलिए छोड़िए साइंस के, पूरा जो है फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। क्या स्क्रीन शेयर हो पा रहा है, जरा बता देंगे। चलिए आप लोग अच्छे से स्क्रीन देख पा रहे होंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, फिजिक्स उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके क्लास में ही हो रखा है, ठीक है। अब है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? और आपको पता होगा कि जिसकी परमाणु संख्या 1 होगी तो उसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा पतला कर देते हैं। चलिए तो यहां पर अगर आप गौर करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 है, ठीक है। तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, तो ये या तो प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि इसका आपका द्रव्यमान भी एक ही होता है हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रॉन क्या होगा? नहीं होगा। चूंकि द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। तो चूंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी एक ही होता है, इसीलिए यहां पर आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन आपका नहीं होता है। तो इसमें से कौन तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा? आप ही लोग बताइएगा। हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में क्या होगा? तो ऑक्सीजन में देखिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ये सब आपको हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से आपको क्लियरली बताया हुआ था, ठीक है।
तो इसका आप देखिएगा तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो इस केस में 8 आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीका से अलग अलग होता है। तो यह हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपका केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर होगा, क्योंकि फिजिक्स के भी मॉडर्न जो फिजिक्स होता है, ठीक है, उसमें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या वाकई किसी को नहीं दिख रहा है, साउंड नहीं जा रहा है? क्या वाकई नहीं दिख रहा है किसी को, या साउंड नहीं जा रहा है? क्या आप लोग को दिख रहा है, दिख पा रहा है सबको? चलिए, बाकी नेटवर्क इशू होगा इसीलिए कोई दिक्कत हो रहा होगा, उनको नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कई बार हमने चर्चा किया, जिसको डिनोट हम कैपिटल ए से करते हैं, और यह किसका इकाई होता है, तरंग दैर्घ्य। और जब भी प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश का जो मापन होता है वो तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है। और हमने बताया था सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का होता है। इसीलिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण लाल आपको दूर से ही दिखाई दे देगा। और इसका क्या होगा कि इसका फैलाव ज्यादा नहीं होता लाल, ठीक है, तो दूर से ही दिख जाता है। तो ये याद रखिएगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। लाल के तरंगदैर्घ्य के कारण ही इसका प्रयोग जो है हम लोग खास करके खतरे के जो निशान होता है, या आप देखते होंगे रेलगाड़ी वगैरह में जो रेड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर से ही दिखाई दे रहे इसीलिए, ठीक है। तो एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अगर मीटर में डिनोट करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 10 दे करके मीटर होता है आपका एक एंगस्ट्रम। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है, याद रखिएगा, देखने में लगेगा कि ये वर्ष है तो समय का होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। फिजिक्स के पहले चैप्टर से ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से अभी तक हमने देखा है, कम से कम 4-5 बार ये बीपीएससी में पूछ चुका है। और आप लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए ज्यादा जो है, और अगर 9th-10th में साइंस में जिनका होगा तो वो लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करें खास करके, ठीक है। और कई लोग जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिए और पेमेंट भी कर दिए होंगे। तो एक चीज और है, जो लोग नहीं किए हैं ध्यान देंगे कि नया जो रिजल्ट आया है 2019 वाला, 2023 वाला नहीं, जो एस्टेट जो 2019 में किए थे, तो उनका 2-2 मार्क्स 2 सब्जेक्ट में घटा है, सोशल साइंस और कंप्यूटर विज्ञान में, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर भरने से पहले फिर से दोबारा आप लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे। वही एक मैसेज आया था इसीलिए मैं वो पढ़ने लगा। तो आप लोग को भी सूचित कर देता हूं कि आप लोग जो 2019 में स्टेट पास किए थे वो लोग क्या करेंगे, दोबारा अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो दोबारा रिजल्ट चेक कीजिए, उसमें आपके 2 नंबर मार्क्स घट गए होंगे, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके डालिएगा। बाकी जो डाल लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी नहीं डाले हैं तो वो जरूर डाल देंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी जो प्रकाश है वो एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है उसी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। और जो किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, यानी इतना दूरी एक वर्ष में प्रकाश तय करता है।
और सूरज से पृथ्वी तक आने में टोटल समय कितना लगता है, तो 8 मिनट 16.5 सेकंड, 16.6 सेकंड। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, ठीक है, और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। इससे आप पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ये सब आप लोग बोलते जाइए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल अभी 38 लोग ही लाइव आकर के देख रहे हैं, जबकि इस बैच में कम से कम 200 पौने 200 लोग प्लस हैं इस बैच में, ठीक है। कोई बात नहीं है, बाद में भी बहुत लोग देखते होंगे, लेकिन एक बात जरूर मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर लीजिए। थ्योरी तो आपने पढ़ा ही अच्छे से, बाकी ऑब्जेक्टिव सेशन में जो कमियां होगी वो दूर हो जाएगी। और ज्यादा अब आपके पास टाइम नहीं है, बस जो हमने नोट्स दिया है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, सेट बनाइए। सेट हमने दिया था, जो 12 नंबर टेस्ट भी आपको हमने डाल दिया है, ठीक है। तो उसको कल रात्रि तक आपको दे लेना है, ठीक है। कल रात्रि तक अपना दे लीजिए, परसों या कल रात में हम आपको उसका रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। टेस्ट दीजिए, इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब भी टेस्ट दीजिए तो कंटेंट में जो आप लोग को हम डालते वहां से दिया कीजिए, फ्री वाला लिंक पे नहीं दीजिए, क्योंकि फ्री वाला लिंक पे दीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन उसमें दिखेगा ही नहीं, तो फिर टेस्ट देने से कोई फायदा होगा नहीं कि आंसर गलत बनाए कि सही बनाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए, आवृत्ति मापा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार, फ्रीक्वेंसी किसमें मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वीवीआई। यही सब क्वेश्चन आप देखिएगा बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और खास करके जो 40 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा आप लोग माथापच्ची नहीं कीजिएगा। जो भी सामाजिक विज्ञान के हैं, सोशल साइंस वाले हैं, चाहे उनका 9-10 हो, चाहे 11-12 हो या 6-8 है, तो वो केवल इसी के साइंस के क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो भी है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी 8-10 क्वेश्चन होंगे वो निश्चित रूप से आपका यहां से बन जाएगा, या इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका बन जाएगा, ठीक है। याद रखना, आवृत्ति जो का मात्रक हर्ट्ज होता है, और एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही ध्वनि को सुन सकता है। इससे ज्यादा की ध्वनि को भी नहीं सुन सकता, और इससे कम की भी ध्वनि को नहीं सुन सकता। लेकिन कुछ जानवर हैं जो इससे ज्यादा की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब इससे ज्यादा हर्ट्ज की भी आवृत्ति, चमगादड़ हो गया, ये इससे ज्यादा भी हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही मानव सुन सकता है ध्वनि को, ठीक है। उससे ज्यादा अगर ध्वनि का अगर तीव्रता हो गया, ठीक है, आवृत्ति हो गई, तो मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए, इसीलिए भूकंप जब आता है तो कहा जाता है कि जानवर लोग को पहले पता चल जाता है, क्योंकि वह जो ध्वनि है वह उसको सुन पा लेता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है वो क्या चीज का बना होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है, उसमें क्या रहता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सिलिका, ठीक है। सिलिका याद रखिएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसमें घड़ी में जो आपका प्रयोग होता है उसमें जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल के रूप में, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज एक घड़ी भी आता था, अभी भी आता है क्वार्ट्ज कंपनी का, तो याद रखिएगा। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, यही क्वेश्चन फिर बार बार रिपीट हो रहा है। हर्ट्ज से आवृत्ति मापा जाता है। आवृत्ति को क्या चीज से मापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है। इसका सिंबल कैपिटल H और Z होता है, और मानव सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को। विद्युत शक्ति, अब देखिए जो आपका विद्युत शक्ति है वो किसमें मापा जाता है, तो आपको पता होगा कि वाट। आप जब घर में यूज करते हैं जब, तो उसमें जो बिल आता है तो वो किलोवाट में आता है, ठीक है। और प्रत्येक किलोवाट के हिसाब से ही आपको बिल देना होता है, तो जितना वाट होता है उसमें 1000 से भाग दे देते हैं तो वो किलोवाट में बदल जाता है, और उसके हिसाब से आपका 5 रुपए 6 रुपए किलो वाट के हिसाब से रेट आपको देना पड़ता है। तो विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, वो जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है, तो वाट में मापा जाता है, ठीक है। और पावर जो विद्युत शक्ति P इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, और इसका SI मात्रक वाट होता है विद्युत शक्ति का। याद रखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्घ्य जो आप देख सकते हैं, किसके किसके बीच तरंग दैर्घ्य को आप देख सकते हैं,
तो याद रखिएगा ऐसे होना चाहिए 3900 से 7800, 3900 से 7800 मानव देखता है, लेकिन यहाँ पे आसपास में कोई और ऑप्शन है नहीं, तो 7600 एंगस्ट्रम भी अगर दिया है तो आप इसको ही सही कीजिएगा, यानी आपका 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। ऐसे जो दृश्य शक्ति होता है, जो आपका कलर जो पता चलता है आप देख पा लेते हैं, वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक आप देख लेते हैं। लेकिन चूंकि ऑप्शन में 7800 की जगह 7600 दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, आप 7600 एंगस्ट्रम वाला मार दीजिएगा, ठीक है। 7882 ये सब देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब कहिएगा उपयुक्त में से कोई क्यों नहीं होगा। देखिए जब नजदीकी मामला हो, जैसे हमने बताया था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है, 16.6 सेकेंड, तो 8 मिनट भी दे देगा। ऑप्शन में अगर नहीं है 16 सेकेंड वाला तो आप मार दीजिएगा 8 मिनट वाला, वही आपको सही मानेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो दशमलव में है या पॉइंट में आगे पीछे है, तो उस समय आप इनमें से कोई नहीं पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, उस स्थिति में आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। जो आपका सूर्य की किरणें हैं वो कितना परास में आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा, तो उसका परास होता है आपका 400 से 700, ठीक है, 400 से 700 परास में आप देख पाइएगा सूर्य विकिरण को, ठीक है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आर्द्रता, ठीक है। तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए हम लोग कौन सा मीटर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। और यह क्या करता है, आर्द्रता मापता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग आर्द्रता के लिए करते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, तो जल के तुलनात्मक घनत्व कि कितना घनत्व है, किसी भी लिक्विड का घनत्व कितना है, लिक्विड कोई भी द्रव है उसका घनत्व किसके सापेक्ष में, तो पानी के सापेक्ष में उसका घनत्व कितना है, वो बताता है आपका हाइग्रोमीटर। वो क्या बताता है, हाइग्रोमीटर। जबकि आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है, जो वायुमंडल में आर्द्रता मापा जाता है, वह मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, गौ वाला याद रखिएगा, गौ वाला याद रखिएगा, मौसम आर्द्रता वाला। और हाइड्रो जो घनत्व मापता है, ठीक है, किसके सापेक्ष में, पानी के। जैसे आपको दे देगा शहद का घनत्व, विस्कोसिटी, तो किसके सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष, तो उस स्थिति में हाइड्रोमीटर का प्रयोग होगा। लेकिन हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। दाब की इकाई क्या है, दाब, दाब क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, फोर्स बटे एरिया क्या होता है, क्या होता है दाब, क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो दाब होता है, फोर्स, आप जो बल लगाते हैं कितने एरिया में, क्षेत्रफल में, ठीक है, तो वही बल बटे क्षेत्रफल, यानी कितने जो इकाई क्षेत्रफल पे आप कितना बल लगा रहे हैं, वही प्रेशर हुआ, दाब हुआ। तो बल का न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को वर्ग भी बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर ऑब्लिक, तो न्यूटन पर वर्ग मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर भी, वर्ग मीटर भी इसको बोला जा सकता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत तेजी से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग 1 से 2 दिन में सारे ऑब्जेक्टिव सेशन को कंप्लीट कर लेंगे फिजिक्स वाले, ठीक है। एफ बाय ए क्या लिख रहे हैं आप लोग, रामधारी जी, एफ बटे ए क्या लिखे हैं, हाँ फोर्स बटे एरिया, चलिए फोर्स बटे एरिया बिल्कुल सही। प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया, और फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, और एरिया का वर्ग मीटर, क्षेत्रफल जानते ही मीटर स्क्वायर होता है, तो उसी को वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बना बनाया देगा, हो सकता है यह यूनिट में आगे पीछे चेंज कर सकता है, ठीक है, न्यूटन ये सब आपको चेंज कर सकता है, तो याद रखना है। चलिए अब देखिए यहां पर ऑप्शन क्या दे दिया, अब देखिए, अब
यहां पर अब आपको थोड़ा सा घुमा दिया, यही चीज अभी हम बोल रहे थे कि आपको ऑप्शन में भी फंसा देगा। अब सबसे पहले दाब की मात्रक अभी हमने बताया फोर्स बटे एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, यही होता है दाब, और बल का न्यूटन होता है, और F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास को हम केजी में बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बटे टी के रूप में v1 माइनस v2 बटे टी, एक्सेलरेशन यही होता है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। टी टाइम के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, समय के भी रूप में आप लिख सकते हैं। और इसका तो यहां पर देखिए इसका आंसर जो है, चूंकि यह वर्ग सेमी में दे दिया, किलोग्राम, किलोग्राम पर सेमी, किलोग्राम घन सेमी, तो इसका आंसर आपका कोई भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर हम बल को फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण वेग, वेग बटे आप कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर बटे टाइम हो जाता है। तो वेग परिवर्तन चाल इक्वल टू दूरी बटे समय हो जाता है। तो फिर दूरी में आपका, तो यहाँ पे आपका डी बटे टी इंटू टी, टी स्क्वायर के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो दूरी को सेंटीमीटर कर सकते हैं, लेकिन समय का कोई यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है, केवल केजी दे दिया है, किलोग्राम, किलोग्राम सब में है, ठीक है। तो अगर आप बैठाइएगा, क्षेत्रफल भी आपका ये समय रहेगा ही, तो इस स्थिति में आपका जो है दाब का मात्रक यहाँ कोई भी सही नहीं होगा, इसीलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस समझने का प्रयास कीजिएगा, अदिश राशि कौन है। देखिए हमने बताया था सदिश और अदिश, सदिश में जिसमें बहुत जनरली आपको दिख जाए, समझ जाए सदिश होता है, जैसे वेग हो गया, बल हो गया, लेकिन एक्सेप्शन एक दाब बताए थे। दाब क्या होता है कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, जब दाब लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अगर हम कोई वस्तु है, इस पे इधर से फोर्स लगाते, तो ये वस्तु भी आपके तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। एक मानव जो वायुमंडल के नीचे रह रहा है, तो उस पे चारों ओर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और आप जब सोते हैं तो ये एरिया, तो इसीलिए आप रिलैक्स महसूस करते हैं सोने के टाइम पे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी पिछले बार जो 69 था, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है, तो इसलिए बहुत बड़े क्षेत्रफल पे लग रहा है, तो आपके शरीर पे यहाँ कम फोर्स लग रहा है। वही जब आप खड़े रहते हैं उस समय आपको एक यूनिट यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा लग जाता है, कम क्षेत्रफल पे लग रहा है तो ज्यादा फोर्स लग जाता है, इसलिए खड़े खड़े आपको ज्यादा जो है थकावट महसूस होती है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन है कि दाब क्या है, तो दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है। जब आप किसी वस्तु पे इधर से फोर्स लगाइएगा तो वस्तु भी आप पे फोर्स लगाती है, जब तक आपका फोर्स उससे ज्यादा नहीं होगा तब तक वस्तु खिसक नहीं सकती या रूप परिवर्तित नहीं हो सकता उसका। तो इस स्थिति में डायरेक्शन आप बता नहीं सकते हैं, तो दाब में क्या होता है, यह अदिश राशि हो जाता है। और सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, दोनों दिशा और जो परिमाण जब दोनों हो, तो उस स्थिति को हम लोग सदिश कहते हैं, ठीक है। लेकिन बल के केस में आपका ये सदिश हो जाएगा, क्योंकि आप बल लगाते हैं किसी एरिया में तो पता चलता है किधर से किधर लग रहा है। वेग आपका जो होता है, चाल जैसे होता है दूरी बटे समय, बस इसमें डायरेक्शन पता होता है किधर से किधर जाना है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी ट्रेन की चाल, यानी अगर हम पटना से बेगूसराय जा रहे हैं, बेगूसराय से पटना आ रहे हैं, तो उस स्थिति में चाल जो होता है वो ट्रेन का होगा। लेकिन जब वेग बोलेंगे तो किधर से किधर जा रहे हैं, पटना से बेगूसराय है कि बेगूसराय से पटना, तो उस स्थिति को वेग कहते हैं। तो ये सदिश हो जाता है, तो वो यहां भी दिख रहा है, वो यहां भी दिख रहा है। और एक्सेलरेशन चूंकि वेग में परिवर्तन की दर है, तो ये भी आपका सदिश राशि होता है। लेकिन दाब हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु पे, तो वो भी आप पे लगाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप कंफर्म नहीं बता सकते किधर से किधर फोर्स लग रहा है, चारों ओर से फोर्स लगता है, ठीक है। तो दाब एक प्रकार का अदिश राशि हो जाता है, तो इससे आप याद रखिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पे समझाया गया है कौन सा सदिश है। और जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, जैसे आपका दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब सारे क्या होंगे आपके
अदिश राशि होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने आपको बताया था, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। आगे आप लोग अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप जो फिजिक्स का पहला लेक्चर हमने लिया उसको आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। सदिश अदिश भी हमने अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। एक डिराइव्ड यूनिट होता है जो किसी यूनिट से ही डिराइव होते हैं, फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होगा? देखिए विकृति जो होता है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। विकृति होता है मतलब आप विकृति, कोई भी वस्तु का विकृति कर देते हैं। जैसे मान के चलिए आयताकार है, अब इसको खींच करके इधर बना दिए और ये इस प्रकार से बन गया, मान के चलिए, तो इसका अब कोई मात्रक नहीं होगा, ना क्षेत्रफल में होगा ना आयतन, कोई भी इसका मात्रक होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति में ये विकृति जो होता है, जब आप विकृत कर देते हैं विकृति, तो वह उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। किसी वस्तु के बीमा में आया जो डायमेंशन है उसमें जब परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृत कहते हैं। विकृत एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए ये आप लोग बताइए, ठीक है। अब ये इसका आंसर आप लोग बताइए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से प्रकाश से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं। बैंगनी का सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे कम हो जाता है। यही आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चूंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो बैंगनी तो सबसे कम वाला है, तो उससे तो ज्यादा होगा ही, तो स्वाभाविक सी बात है। सही कथन इसमें क्या है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, याद कीजिए जब हम बता रहे थे जो फिल्म, अगर आप साबुन का फेन होता है उस पर आप देखिएगा चमकेगा, वो कई तरह के कलर में सुंदर रंग दिखेगा, हरा नीला लाल पीला इस तरीका से आपको दिखेगा। या सीडी, सीडी का भी हमने बताया था, कई लोग एग्जाम्पल भी पूछ रहे थे। जैसे सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता था पहले वाला, तो उसको भी आप अगर थोड़ा बहुत तिरछा कीजिएगा तो कई तरह के कलर वहां दिखाई देंगे। तो वो क्या था? आपका प्रकाश का व्यतिकरण था। याद कीजिए हमने ये एग्जाम्पल भी आपको बताया था, ठीक है। तो इस स्थिति में जब कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो ये चारों ओर से वहां पे, जैसे होलोग्राम, होलोग्राम आप देखते होंगे, होलोग्राम मार्का जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके एडमिट कार्ड पर एक होलोग्राम चिपकाया जाएगा, या जो लोग दिए होंगे बीपीएससी टीआरई 1 फेज में तो एक होलोग्राम एडमिट कार्ड पे चिपकाया गया होगा, तो उसको देखिएगा तो चमकेगा 3D शेप में, तो वो भी प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ही होता है। तो याद रखिएगा ये सब एग्जाम्पल डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमने आपको इसीलिए जो जो चैप्टर आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया देखिएगा सारे क्वेश्चन वही चैप्टर से, ठीक है। तो कई लोग फिजिक्स फिजिक्स करते रहते हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना चैप्टर हमने पढ़ा अभी देखिए सारा क्वेश्चन आएगा और आप देखिएगा वही 5-6 चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़िए, लेकिन बीपीएससी उन्हीं 5-6 चैप्टर से ही पूछेगा जितना क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एकदम खूब सारे क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स में आपका लाइट का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन रहेगा, आपका जो है सदिश अदिश का एक रहेगा, मात्रक का एक क्वेश्चन रहेगा, वो सब एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये परमाणु है, परमाणु का बीच का हिस्सा जो होता है धनावेशित होता है, और यह जो धनावेशित एरिया है यह न्यूक्लियस होता है, ठीक है। केंद्रक, नाभिक जिसको बोलते हैं, सॉरी नाभिक, ये क्या होता है? नाभिक होता है। किसी परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर अपने अपने वृत्ताकार पथ पे कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। तो पूछ रहा है कि परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है तो वो क्या है? तो न्यूक्लियस, या अगर हिंदी में रहेगा तो वो नाभिक लिखा रहेगा, तो न्यूक्लियस को ही नाभिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है, सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बस हम आपको तेजी से करवा रहे हैं।
एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, और ये केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें ये सब बताया था। जब एक जैसे कपूर जलाते हैं आप, तो डायरेक्ट रूप से वो क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो लिक्विड अवस्था में बनता है नहीं बनता है। तो उस स्थिति को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा वह जो परिवर्तन है, ये रासायनिक अभिक्रिया में केमिस्ट्री में हमने अच्छे से बता रखा है, उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, याद रखिएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। आपको हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, वह क्या कहलाता है आपका? त्रिक बिंदु कहलाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो आपका तीनों अवस्था में रहता है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है, वो क्या है? त्रिक बिंदु है। अब देखिए पानी के केस में त्रिक बिंदु क्या है, तो आप देखिएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है। और जब आप रेफ्रिजरेटर खोलिएगा तो धुआं टाइप का दिखता है, तो वेपर, क्योंकि वह जो है 0.001 की स्थिति में रहता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा भी दिखेगा आपको, लिक्विड भी दिखेगा, और आपको धुआं जो निकलते दिखेगा, आपको लगता है वही वेपर हो गया। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका रेफ्रिजरेटर ये तीनों ट्रिपल पॉइंट उत्पन्न कर देता है पानी के केस में, ठीक है। तो पानी का त्रिक बिंदु याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। जब आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खोलिएगा तो तीनों अवस्था देख पाइएगा, खास करके फ्रीजर जब खोलिएगा तो पानी भी आपको दिखाई देगा, बर्फ भी दिखाई देगा, और धुआं टाइप का जो वेपर है वो भी दिखाई देता है। तो जलवाष्प यानी वो तीनों रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री के आसपास ही रहता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वो त्रिक बिंदु हुआ, याद रखिएगा, त्रिक बिंदु, ठीक है। और उस अवस्था में ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और होगा, एक सेकंड। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित किरणें हैं। तो याद रखिएगा जो कॉस्मिक किरणें हैं वो आवेशित होती है। क्या होती है? तो आवेशित होती है, और खास करके जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जितने भी कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G, 3G, 4G, 5G ये सुनते होंगे। जी क्या है? तो जी याद रखिएगा जनरेशन कहलाता है। पहले 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, और अब 5G की बात हो रही है, 5G अब आ गया, ठीक है। तो ये जनरेशन होता है किसका? तो कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का जो संचार प्रौद्योगिकी है, उसी के जनरेशन होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जी फॉर जनरेशन होता है। जी फॉर क्या होता है? जनरेशन होता है। कई लोग क्लास टाइम पे कॉल करते रहते हैं, तो उनको मैं बार बार बोलता हूं, कृपा करके क्लास टाइम पे आप कॉल मत किया कीजिए। जब आपको पता है कि रात्रि में 8:30 से 10 के बीच में हमारा क्लास चल रहा होता है, तो उस समय आप लोग कॉल करते हैं। चलिए, अरे बहुत सारी समस्या है, दूसरे भी लोग हैं, उनसे भी आप संपर्क करके निदान किया कीजिए, ठीक है। आपको हम पढ़ाने के लिए, ना कि अब फालतू समस्या लेके बिना मतलब के लोग जो है खुद भी टेंशन में रहते हैं, हमें भी टेंशन में दे देते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा रहे तो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। चलिए, राडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन याद रखिएगा आपके, एक वाटसन एंड क्रिक का भी नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वो आपका जब जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें उसकी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे नाम है रॉबर्ट वाटसन, जो कि स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश भौतिकविद है रॉबर्ट वाटसन, जिन्होंने राडार का खोज किया था। राडार क्या करता है? जैसे कोई भी यान है, वायुयान है, वो जा रहा है, तो उससे उसकी दूरी पता चल जाए, कितने दूरी पे है। खास करके सेना में राडार का यूज किया जाता है कि अगर कोई दुश्मन देश का मिसाइल आ गया या कुछ जहाज आ गया, तो उस स्थिति में उसको निशाना साधा जा सके, ठीक है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कितने रेंज में है, कितने दूरी पे है, कितना एंगल पे है, कि उसको मारा जा सके, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था 1935 में, और आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? तो 1939 से 45 के बीच में चला था, ठीक है। और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में किया गया था, क्योंकि इसका आविष्कार 1935 में ही प्रायोगिक रूप से हो चुका था। गॉड पार्टिकल क्या है? यह भी क्वेश्चन आज के टेस्ट में आपने देखा होगा। तो देखिए 2012 में कहा जाता दुनिया समाप्त हो जाएगी,
क्योंकि वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे थे। क्या चीज का रिसर्च कर रहे थे कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो कण जिम्मेदार था उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया, और उसको ही हिग्स बोसोन भी कहा गया, क्योंकि ये बोस जो थे भारतीय वैज्ञानिक है, और हिग्स, ये दोनों ने मिलकर के इसकी खोज की थी, इस पे आविष्कार किया था। और ये कह सकते हैं 2013 में इस पे रिसर्च हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जो गॉड पार्टिकल के नाम से जो जाना गया वो हिग्स बोसोन को ही जाना गया। अब कहिएगा हिग्स बोसोन है क्या, क्योंकि जब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या बोलते, एक कण से ही हुआ। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और प्रायोगिक सत्यापन प्रैक्टिकली 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम दिया गया। और हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एल्गर्ट को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। और बोस जो है वो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने मिलकर के ही किया था, इसीलिए इसका नाम हिग्स बोसोन पड़ा था, याद रखिएगा। सर सीवी रमन, जो कि साइंस के क्षेत्र में भौतिकी के लिए इनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। कब दिया गया था, तो सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने खोज किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1930 ईस्वी में। सीवी रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, सीवी रमन इफेक्ट, ठीक है। भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राजेंद्र चंद्रशेखर, जो जिनको कि हम सीवी रमन भी बोलते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम है, तो कई बार दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। उन्हीं का सीवी रमन का ही पूरा नाम है। सीवी रमन का ही पूरा नाम क्या है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और यह पुरस्कार इनको 1930 ईस्वी में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में 1913 में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था, ठीक है। और डीएनए का जो संश्लेषण का खोज किया था, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बताया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री को का पहला पुरस्कार 1998 में इनको दिया गया। कैलाश सत्यार्थी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शांति के क्षेत्र में इनको मिला है 2014 में। वी रामकृष्णन, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला है। और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में मिला था, जो कि कलकत्ता निवासी हैं, बंगाल के रहने वाले हैं अभिजीत बनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक नोबेल पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सबका चर्चा कर दिया। और जो अभी आपको पीडीएफ हमने भेज रखा है घटना चक्र का, उसको निश्चित रूप से अभी से कम से कम 10 बार ओवरव्यू दीजिए, मतलब पूरा देखिए 10 बार कम से कम। उससे क्या होगा, अगर कम से कम मुझे उम्मीद है कि 40 से 50% क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से जो प्रीवियस ईयर वर्ष में पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रश्न होंगे। और जब आप 40 से 50% क्वेश्चन इससे बना लेंगे तो आपको रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोकेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो जितना कह रहे हैं उतना कीजिए, बाकी पढ़ने के लिए पूरा समुद्र है, अथाह है, गोता लगाते रहिएगा, लेकिन सही जगह पे सही डायरेक्शन में लगाइएगा, निश्चित रूप से आप सफल होइएगा, ठीक है। देखा हुआ सभी क्वेश्चन जो है पिछले बार भी लगभग 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट थे, इन्हीं सब प्रीवियस ईयर के। और जो नए क्वेश्चन थे वो निश्चित रूप से नोट्स के थे, या फिर वो अद्भुत क्वेश्चन थे तो जो कि किसी से नहीं बना। इसीलिए तो आपका कट ऑफ जनरली 60, 65, 70 तक ही रहा, क्योंकि निगेटिव नहीं था तो कट ऑफ 90 भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसमें से कम 120 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आ रहा, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चन पे रिजल्ट नहीं बनता किस पे, जो लोग पढ़ के जाते हैं और जितना आपका लेवल है उस पे कट ऑफ तैयार होता है। इसीलिए अगर कुछ क्वेश्चन अद्भुत दिख जाए तो उसके चक्कर में ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। हाँ, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हैं उस सेक्शन को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। मैथ में जैसे हमने बताया आपको, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से देखिए, परसेंटेज देख के जाइए, टाइम एंड वर्क देख के जाइए, टाइम एंड डिस्टेंस देख के जाइए, एज देख के जाइए, अनुपात समानुपाती देख के जाइए, बस ये सब, और प्रोबेबिलिटी देख के जाइए। ये जो 7-8 चैप्टर हमने बोला उसको एकदम अच्छे से 10 बार अभी वीडियो है, अभी आपके पास है, जिनका मैथ कमजोर है वो भी देख के जाइए, क्योंकि रिजल्ट आपको मैथ
दिलाएगा, साइंस दिलाएगा। जो 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन में बता दूं कि लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हमारे द्वारा नोट्स आपको दे दिया गया है, उसी से रहेगा। कैसे? 10 क्वेश्चन जो मैथ के रहेंगे वो क्लास नोट्स के होंगे, अगर 5 6 8 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, ठीक है। अगर जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेंगे वो हमारे नोट से बाहर नहीं रहता है। साइंस में प्रीवियस ईयर घटना चक्र जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उससे आपके मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स मैंने पीडीएफ दे दिया, उसको पढ़ा दूंगा, उससे आपके 7 8 क्वेश्चन लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से 30 प्लस क्वेश्चन तो लड़ना है। अगर आप 40 में अगर 30 छोड़िए 25 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप रिजल्ट में रहेंगे। तो एक रणनीति के तहत काम कीजिए। जो फर्स्ट सेक्शन है उसको हल्के में मत लीजिएगा। मैथ का जो चैप्टर में बार बार बोलता हूं उसको आप लोग जरूर कीजिए। चलिए, टेलीस्कोप जो दूरबीन है उसका खोज किसने किया था? सबको पता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि गैलीलियो ने ही दूरबीन की खोज किया था, तो याद रखिएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स का नाम कौन नहीं जानता, खास करके हवाई जहाज के क्षेत्र में, ठीक है। एक माइक्रोन की चर्चा हमने किया था और इसको बताया भी था। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो। डेसी मतलब 10 पे पावर -1, सेंटी मतलब 10 पे पावर -2, डेसी सेंटी, मिली मतलब 10 पे पावर -3, माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6। और इसको आप लिख सकते हैं 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -3, ठीक है। और 10 पे पावर -3 को रहने दीजिए, और इसको चूंकि डेसी सेंटी मिली लिख सकते हैं, चूंकि सभी यहाँ पे मिली में है, मिलीमीटर में लिखा हुआ है तो मिमी लिख दिए, ठीक है। तो ये 10 पे पावर -3 मिमी हो गया मिलीमीटर, और 10 पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? 10 पे पावर -3 को आप 1/1000 लिख सकते हैं। तो वही चीज तो है, बस थोड़ा सा आपको जो है घुमा दिया, आप भटक जाइएगा रास्ते से, ठीक है। तो बीपीएससी थोड़ा बहुत आपको यूनिट में इधर उधर करके भी क्वेश्चन देगा, तो थोड़ा सा धैर्य से, क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ सब है, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो हमने आपको याद भी करवाया था। यूनिट डायमेंशन जब पढ़ा रहे थे मात्रक फिजिक्स का पहला क्लास में, आप लोग को ये सब दिखाई देगा और डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया 40 डिग्री सेल्सियस के मान को फ़ारेनहाइट स्केल पे कैसे बदलेंगे। तो हमने आपको बताया था तरीका, क्या बताया था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में हम लोग 32 घटाते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम कितना घटाते हैं? तो सीधे C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180 करते, यही करते हैं ना। तो यहां पे आपको देखिए ये फॉर्मूला हमने सही लिखा है, C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180, यही होता है। फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं प्रमाण है तो करके दिखाते हैं। C में दिया गया है 40 - 0/100 इक्वल टू F फ़ारेनहाइट में निकालना है -32/180, ठीक है। इसको काटिए, 20 2500 20 नामा 180, 9 चौका 36, 360 इक्वल टू 5F, क्योंकि इधर गुना होगा 5F - 32 पचे कर लीजिए, 5 दूनी 10 का 0, बाकी 1 5 या 15 1 16, 160, ठीक है। तो ये हो गया आपका 160 हो गया। जब इधर आएगा तो इसको जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 360 प्लस 160, ठीक है, 520 बटे आपका क्या हो जाएगा? 5F। तो F इक्वल टू 520/5 काटिए, कितना हो जाएगा? 104 डिग्री, ठीक है। तो 104, तो यही आपका आंसर हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करते समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला आपको टेम्परेचर चैप्टर में अच्छे से हमने याद करवाया था, याद कीजिए क्या बताया था? C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180। क्यों होता है 180 वो भी हमने समझाया था, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दोनों का डिफरेंस होता है, 180 भाग में बांटा जाता है इसीलिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180 अत्यंत ही महत्वपूर्ण। और ये क्वेश्चन आपके 1 to 5 में महिला वाले जो सेक्शन था, एग्जाम था गर्ल्स लोग का, उसमें पूछा भी गया था इस तरीका का। उसमें पूछा गया था कि जो
273 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसके मान पे निकालने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग जान लीजिए, हमने जब आपको पढ़ाया था ठोस द्रव गैस की प्रकृति के बारे में केमिस्ट्री में, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक हमने बताया था जिसका प्रयोग मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देखिएगा उसमें परिभाषा में भी, नोट्स में भी होगा, क्रोमेटोग्राफी देख लीजिएगा। तो एक मिश्रण से जो पदार्थ को अलग किया जाता है उसमें क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लोलक की काल अवधि, जो लोलक, देखिए लोलक दोलन, जितना बड़ा लंबा तार होगा वह उतना कम समय तक दोलन करेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की जो समय होता है, तो जितना बड़ा इसका रहेगा, ठीक है, तो वो उतना कम दोलन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो लोलक की जो लंबाई है तार का, ठीक है, लोलक जो है दोलन किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड, तो उसके लंबाई पर डिपेंड करता है। अगर लंबा ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, लंबा कम है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ठीक है, काल अवधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई जितना होगा उतना वह कम समय तक दोलन करेगा, लंबाई जितना कम होगा उतना ज्यादा समय तक वो दोलन करेगा, चूंकि वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे अगर यहां पे लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा उस स्थिति में। ठीक है, एक सेकेंड, लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानी व्युत्क्रमानी, टाइम पीरियड, चलिए ठीक है, बल गुणनफल है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या बोल रहे, डिस्टेंस होता है इसलिए 180 h। अंकित कुमार क्या लिखे, 180 h। चलिए, बल गुणनफल होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान और त्वरण का ही गुणनफल होता है फोर्स, ये तो आप लोग परिभाषा से ही निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण जिसको बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, तो याद रखिएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए ए इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस यू बटे टी, जो कि फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, t क्या हो गया, टाइम हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश सदिश बताया था, वेग क्या है, सदिश है, विस्थापन क्या, वह दिख गया, सदिश है, बल क्या है, वह दिख गया, सदिश है, आयतन होगा सदिश, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सदिश राशि नहीं है, आयतन क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक भी हमने बताया था, फिजिक्स का पहला लेक्चर में ही ये सब हो गया था अच्छे से। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और वेग का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, द्रव्यमान ही बचेगा ना, एम मास, मास यानी द्रव्यमान बचेगा, यही हो गया। यही पूछ रहा है, पदार्थ के संवेग, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग को ही संवेग बोलते हैं, और वेग हो गया वेलोसिटी, ये कट गया, तो एम ही बचा ना, द्रव्यमान बच गया, तो उसका भौतिक राशि क्या होगा अनुपात का, तो द्रव्यमान होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना हो गया, तो 1000 मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, एक पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको हमने बताया था ना, तो 3 तक हम एक एक बढ़ाते हैं,
डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, अब 3 बढ़ाएंगे, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पीको हो गया, और पीको पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा -12। तो आंसर क्या हो गया -12। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा है, लगभग कितना आप भार लगाइएगा। तो आप एक लिफ्ट पे खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार जो लगेगा वो कब आपको ज्यादा लगेगा। तो हमने बताया था जब आप नीचे से ऊपर जाइएगा तो आप ज्यादा लगाइएगा, जब ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे, तो आपको हल्का महसूस होता है। ये तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, नहीं, ये शून्य नहीं होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर से नीचे आते समय आपका भार क्या होगा, शून्य होगा। इसीलिए आप क्या करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, यही है ना। चलिए, यदि एक पंख, एक रबर, एक की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाए, निर्वात मतलब जहां पे कोई भी ना, वहां पे वायु है ना कुछ है, तो उस स्थिति में सभी एक साथ पहुंचेंगे। लेकिन अगर वायुमंडल में गिराया जाए तो पंख सबसे लास्ट में पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर जो है वायु का प्रेशर लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे लास्ट में पंख गिरेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, निर्वात में, ठीक है, क्या है, निर्वात में। तो इस स्थिति में सभी वस्तु एक साथ गिरेगी, सभी वस्तु निर्वात में क्या होगी, एक साथ गिरेगी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निर्वात की स्थिति में सभी एक साथ गिरेगी, लेकिन जब वायु का केस होगा, वायुमंडलीय प्रेशर होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो हल्का है वो बाद में गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वायु भी तो प्रेशर लगाता है नीचे से ऊपर की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो आपको बताया था ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, जबकि प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेत और नेफ्थेलिन की मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो वह है आस्वन विधि। रेत और नेफ्थेलिन जो है उसको, ये भी हमने आपको द्रव ठोस द्रव गैस जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था रेत और नेफ्थेलिन को, सॉरी, हाँ ये, हाँ, ऊर्ध्वपातन विधि से किया जा सकता है। सॉरी, ये आपका पढ़ाया हुआ ऊर्ध्वपातन ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन ही होगा। मिस्टेक से हमने ये कर दिया, चलिए इसका ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है। ये पढ़ाया हुआ है, ये आपका ठोस द्रव गैस जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें ये आया था क्वेश्चन। और ऊर्ध्वपातन में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नेफ्थलीन गैस बन के उड़ जाता है और रेत रह जाता है, और फिर नेफ्थलीन को अलग से जो है वाष्पीकृत करके उसको संघनन करके प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह बीपीएससी में सारे तो पूछे हुए ही, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये आपको फिर से हो सकता है पूछ दे, ठीक है। देखिए वही चीज लिखा होगा, ठोस से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए बदल जाता है, फिर उसको संघनित करके वाष्प से नेफ्थलीन अलग कर लिया जाता है। विद्युत शक्ति इकाई है, स्वाभाविक सी बात है, विद्युत शक्ति सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, वाट, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आपका विभवांतर मापा ही जाता है, एमीटर विद्युत धारा मापा ही जाता है, पोटेंशियोमीटर जो विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर से देखिए वो प्रतिरोध जो मापा जाता है वो ओम, रेसिस्टेंस, ठीक है। महो और ओम के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए नहीं किया जाता है, उसके लिए ओम मीटर आता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रतिरोध का, आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, ठीक है, V = IR, ठीक है। ओम का नियम आप लोग 9th में सिद्ध भी करते होंगे। टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त की जाती है। डायनमो में क्या होता है, जब आप फिजिकली आप उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी जो है विद्युत एनर्जी में बदलता है। डायनमो में यही होता है ना, जब वह घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन जैसे कोई भी आप जो घुमाते हैं, अगर पानी गिरा तो ये टरबाइन पे गिरा तो ये घूमेगा, तो उस स्थिति में जो है आपका टरबाइन जब घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी बदल जाता है आपका किसमें, विद्युत एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा टरबाइन और डायनमो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है।
या भौतिक एनर्जी बदल जाता है, कह सकते हैं किसमें, तो विद्युत एनर्जी में। 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे, तो 100 वाट है गुना 10 कर लीजिए, ठीक है, तो 1000 हो गया। फिर हमने बताया था 1000 चूंकि किलोवाट के हिसाब से बिजली बिल देना होता है, तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो 1 यूनिट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 इकाई हो गया। 1 इकाई का बिल आपको देना पड़ेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए समानांतर क्रम। अब देखिए एक होता है सीरीज, ठीक है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोधकता, जैसे ये मान के चलिए ये समानांतर हो गया, ठीक है। तो जब हम ये इस तरीका का सम्मोहन करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है, तो वहां पे 1/r इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो यहां पर कुल प्रतिरोध आपको 1.403 दे दिया, तो इसको आप लिखिएगा 1/1.403 इक्वल टू एक का दे दीजिएगा 1/r1 का मान 2.0 दे दीजिए, और दूसरा का आप निकालिएगा 1/r2 का मान निकालिएगा सॉल्व करके, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, निकाल के देखिएगा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां दो समानांतर श्रेणी में आपको बस जोड़ना है, फॉर्मूला आप लगाइएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। सीरीज में रहेगा श्रृंखलाबद्ध, तो उसको क्या होता है, इस तरीका से रहता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाता है, r1 प्लस r2। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट 9-10 का है, ठीक है। तो ये सब आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, उसी पे आधारित क्वेश्चन रहता है। तो 9-10 का बेसिक फिजिक्स वगैरह अगर जिनका खास करके जो 6 to 8 में साइंस है, वो निश्चित रूप से 9-10 वाला सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का निश्चित रूप से आपको वहां फायदा मिलेगा। अब कहिएगा देखिए वो वैसे ही किया है ना, देखिए जो अभी हमने बताया था वैसे ही किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है R1 की जगह वैल्यू दे दिया, R2 का वैल्यू रहने दिया, बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अब देखिए शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक जो शुष्क सेल होता है, जो बैटरिक होता है, जो आप लोग पहले टॉर्च वगैरह में यूज करते थे, वो शुष्क सेल होता था। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो आपका अमोनियम क्लोराइड का जो लेप रहता है चारों ओर कार्बन के छड़ में लगा हुआ, वही आपका क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। तो इसको अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में सामान्य शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। डायनमो क्या करता है, अभी तुरंत हमने बताया, तो यांत्रिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसको किस में बदल देता है, तो आपको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यही काम करता है डायनमो। यांत्रिक एनर्जी जो आप घुमाते हैं उसको, तो यांत्रिक हुआ, उस एनर्जी को यह क्या करता है, विद्युत एनर्जी में बदल देता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार यह क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम पूछा जा चुका है डायनमो के केस में, ठीक है। विद्युत मीटर में क्या होता है, ठीक है, तो विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करता है, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, ठीक है, वह किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। घुमाता है ना कोई भी चीज को, तो मोटर यही करता है, आप देखते हैं घूमता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बदल जाता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। इसीलिए मोटर में लगा हुआ कोई भी चीज घूमने लगता है, पंखी हो चाहे पंखा हो, सब घूमता है। तो यहां पर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में आपका बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा किससे मापी जाती है, अमीटर। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा मापने का मीटर कौन सा है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए, ठीक है। विद्युत धारा किस उपकरण, फिर वही क्वेश्चन, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आप बोलेंगे तो आगे करेंगे, नहीं तो दूसरे दिन के लिए। निर्वात जहाँ पे ना हवा हो, कुछ भी वहां पे किसी भी प्रकार का कह सकते हैं वायुमंडलीय स्थिति नहीं हो, ठीक है, ना वायु हो, ना कोई ठोस लिक्विड कुछ भी नहीं हो, उसको निर्वात कहा जाता है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं।
देखिए साइंस के क्वेश्चन सब वही सब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जान लीजिए। जो आपके सोशल साइंस में जो भी लोग हैं, चाहे 9th-10th हैं 11th-12th है, याद रखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे से देख के समझ के जाइएगा। फिर इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे टेम्परेचर वाला पूछ दिया, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए। फिर आपका जो रासायनिक अभिक्रिया वाला है, ठोस द्रव गैस वाला चैप्टर, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर कहिएगा कि सर बनता नहीं है, तो बनेगा कहां से? जब तक आप उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आज रहने देते, 50 क्वेश्चन कम नहीं होता ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, देखिए 9th-10th वाले लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 9th, 10th, 11th, 12 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट आधारित एनसीईआरटी बुक का, उसको आप लोग बैठ के बनाइए। ठीक है, हाँ 6 to 8 के लिए हमारा जितना भी आपको बताए सफिशियंट है, लेकिन 9 to 12 जो खास करके हैं उनको मैं कहूंगा कि अब आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी बुक 9, 10, 11, 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए अच्छे से, फायदा में रहिएगा। नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन के लेवल बहुत अप रहते हैं, और खास करके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन उसमें नहीं रहते हैं। वो क्वेश्चन आपका खास करके इंजीनियरिंग मेडिकल वाला जो क्वेश्चन होता है वो सब वहां पे उठा करके पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, जो सच्चाई है वो आपको खुद उतना करना चाहिए, कीजिएगा। और फर्स्ट पोर्शन में जो क्वेश्चन रहेगा 40 में, वो सब आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट पोर्शन में 40 में 30 प्लस ले आइएगा, तो उधर आप 80 में से अगर तुक्का मार के भी 20 नंबर ले आते हैं, 20 से 25 नंबर, और 55-60 तक ले आते हैं, तो आपको साइंस पेपर में कोई पास करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो बाकी अब आपकी इच्छा है, जैसे करना है कीजिए, लेकिन कम से कम 80 में 25 से 30 नंबर उधर स्कोर कीजिए, और इधर 40 में कम से कम 30 स्कोर कीजिए। ठीक है, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। तो उसके लिए 30 स्कोर करने के लिए वही है, जितना वीडियो हमने जीके जीएस का लिया है, इंक्लूड बिहार स्पेसिफिक, सबको देखिए और अच्छे से पढ़िए। निश्चित रूप से आप जो है स्कोर कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर घटना चक्र के बुक को आप देख के जाइएगा, जो अभी पढ़ा रहे हैं वो भी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप एवरेज 50, 55, 60 नंबर ले आइएगा और आप रिजल्ट में रहिएगा। ठीक है, यही रणनीति है, बाद बाकी अब देखिए एग्जाम के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।